हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों पहले तो लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। चलिए जी, हम आज की कॉर्पोरेट न्यूज़ को शुरू करते हैं। आज हमारे पास जो कॉर्पोरेट न्यूज़ हैं उसके अंदर हमारे पास एनएसई के आईपीओ से रिलेटेड न्यूज़ है, जीएसडब्ल्यू से रिलेटेड न्यूज़ है, एक जियो पॉलिटिकल न्यूज़ भी है। चलिए इन सबको हम कवर करना शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े कुछ भी, इस चैनल पर मेंबरशिप तीन तरीके की चल रही हैं। एक जो मेंबरशिप है वो शुरुआत की जो पहली दो मेंबरशिप हैं वो इस चैनल के प्रति आपके प्यार को दर्शाती हुई मेंबरशिप है। जो आप चाहें तो उस मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं इस चैनल से, अगर आपको मोहब्बत है। और तीसरी जो मेंबरशिप है उसमें आप 1:1 स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आप वो भी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप 1:1 मेरे से जूम कॉल पे डिस्कशन कर सकते हैं। चले जी, अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज की डिस्कशन, आज की कॉर्पोरेट न्यूज के साथ। जियोपॉलिटिकल न्यूज भी आज कवर होगी, बट फिलहाल सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं सेबी। सेबी ने आज क्या किया। सेबी के जो हेड हैं तुहिन कांता पांडे जी, इन्होंने आज एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी कि एनएससी का आईपीओ जो है इसी महीने सेबी से क्लियर हो जाएगा। अब एनएससी का आईपीओ क्लियर हो जाएगा मतलब ये हुआ क्या। देखो जी, ऐसा है कि हमारे देश में अभी एज ऑफ नाउ दो स्टॉक एक्सचेंज हैं जिनका पूरे इंडिया के अंदर नेटवर्क चलता है। अब हालांकि एक तीसरी आने वाली है, वो अगली न्यूज के अंदर मैं कवर करने वाला हूं, बट फिलहाल दो ऐसी स्टॉक एक्सचेंज हैं जिन्हें की नेशन वाइड स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब दो तरीके की ट्रांजैक्शन किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में होती हैं। एक होती है कैश सेगमेंट में और एक होता है डेरिवेटिव सेगमेंट में। अगर कैश सेगमेंट की बात की जाए तो 90% ट्रांजैक्शन एनएससी पर होती हैं, जो कैश की डीलिंग होती है। 10% बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे होती है। सिमिलरली डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस की बात की जाए तो 95% ऑलमोस्ट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे आजकल हो रहा है और रिमेनिंग हो रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो अभी तक लिस्टेड है, बट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट नहीं हो पाई थी क्योंकि इसका आईपीओ पहले आना था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। परंतु हुआ क्या कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू में फंस गए। वो गवर्नेंस का इशू क्या था कि जो एनएसए की हेड हुआ करती थी उस टाइम की, उन्होंने अपने जो फॉर्मर एनएससी के हेड थे उनको एक अल्टीमेट एक्सेस प्रोवाइड कर रखी थी एनएससी के एडवांस सिस्टम की, जहां पर एनएससी के मूवमेंट की जानकारी उनके पास पहले होती थी। और उन्हें कहा जाता था कोई योगी, अदृश्य योगी के नाम से एक स्कैम था, जिसे मैंने एक अलग सी वीडियो में कवर भी किया है पास्ट में। फिलहाल इस स्कैम की वजह से सेबी ने रोक लगा दी थी कि जब तक आप सिस्टम ठीक नहीं करेंगे तब तक हम नहीं करने देंगे आईपीओ। बट फिलहाल अब लग रहा है इस महीने सेबी चीफ के बयान के बाद कि ये एनएससी की प्रोसेस क्लियर हो जाएगी, उसके बाद एनएससी विल सबमिट द पेपर्स टू द सेबी और ये सारी प्रोसेस फाइनली कंप्लीट होने में लग तो रहा है कि अगले 3 4 5 महीने लग सकते हैं। बट फिलहाल अगर आप देख रहे हो तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर में जबरदस्त मूवमेंट आ रहा है। पिछले 3 4 दिन के अंदर ही देखो तो शेयर लगभग 5 से 7% तक बढ़ गया है। अब इसका रीजन समझिए ऐसा क्यों होता है। देखो, इस इंडस्ट्री के दो ही प्लेयर हैं, एनएससी और बीएससी। अब एनएससी क्योंकि आईपीओ आ रहा है तो फिर अब पूरी की पूरी इंडस्ट्री री रेट होगी, यानी कि एक नए सिरे से इंडस्ट्री को देखा जाएगा कि अच्छा इस इंडस्ट्री का वैल्यूएशन ये होना चाहिए। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उसी चक्कर में एक तरीके से अपनी रेटिंग बढ़ा रहा है कि हां ये वैल्यूएशन होना चाहिए। ये तब तक चलता रहेगा, ये तब तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा मूवमेंट रहने की संभावना है जब तक एनएससी का कोई प्राइस फिक्स वगैरह ना हो जाए। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है, कब तक प्राइस फिक्स होता है, ये क्या होता है। बट बीएससी का शेयर केवल एनएससी का आईपीओ आने की खबर से ही ऊपर चलना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री के दो ही प्लेयर हैं और इंडस्ट्री के वैल्यूएशन नए तरीके से डिफाइन किए जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब आते हैं दूसरी न्यूज के ऊपर। दूसरी न्यूज जो है हमारे पास वो है एक नई स्टॉक एक्सचेंज को लेकर। अच्छा जी, नई स्टॉक एक्सचेंज एक इंडिया के अंदर ओपन हो रही है। हाँ जी, नई एक स्टॉक एक्सचेंज ओपन हो रही है इंडिया के अंदर जिसे मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज कहा जाएगा। जी, तो अभी तक जैसे मैंने कहा कि दो तरीके की स्टॉक एक्सचेंज हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब सेबी एक और अप्रूवल प्रोवाइड कर दी है सेबी ने, जिसका नाम होगा एमएससी, मतलब मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज।
अब भाई साहब, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज बनने से पहले ना आपको कुछ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कुछ और भी सेबी के कंप्लायंस होते हैं, तब जाके आप पहली कंपनी की फॉर्म बनाएंगे, फिर फंडिंग उठाएंगे इन्वेस्टर से और फिर उठा के सेबी से अपना अप्रूवल लेते हैं। ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं, परंतु स्टॉक एक्सचेंज बनाना और चलाना इतना आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज चलाने के लिए समझो, अगर एनएससी पे किसी ने शेयर खरीदा तो फिर मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज में अगर वो बेचने जा रहा है तो वहां खरीदार भी तो होना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी बताया 90% खरीदार तो एनएससी पे बैठे हैं, 10% बीएससी पे बैठे हैं। तो इनको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लोग एनएससी और बीएससी को छोड़कर इनके पास आ सके। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऐसे आसानी से स्टॉक एक्सचेंज नहीं चलती। बट हाँ, इन्हें एक फायदा है। वो क्या? कि यहां पर इन्वेस्ट दो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने किया है। एक का नाम है जीरोधा और एक का नाम है ग्रो। अगर कंबाइंड टुगेदर देखा जाए तो देश के सबसे ज्यादा डीमैट अकाउंट ही इन लोगों के पास हैं। तो ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को कि हाँ जी, यहां स्टॉक एक्सचेंज पे जाया जाए तो भैया हम आपको 0 कमीशन दे देंगे या ये कर देंगे। कुछ इस तरीके की ऑफरिंग लाई जा सकती है। यानी कि आने वाले समय में एनएससी और बीएससी के लिए कंपटीशन तैयार हो रहा है। ये मैं 4-5 साल की बात तो नहीं कर रहा, बट हाँ 5 साल बाद एंड ऑनवर्ड्स अगर बात करें तो अगर उभरता हुआ प्लेयर एक एमएसई बन सकता है जहां पर वो 5-7% मार्केट शेयर खींच सकता है, ज्यादातर एनएससी से, थोड़ा बहुत बीएससी से। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। बट फिलहाल आज अभी तो अटकलें ही होंगी कि कितना ये मार्केट शेयर लेगा, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज अगेन चलाना बहुत मुश्किल बात होती है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? लिक्विडिटी। क्योंकि अगर किसी ने एनएससी और बीएससी पे खरीदे तो आप पे आके बेचेंगे कैसे? खरीदार नहीं मिलने वाला, समझे? तो देखते हैं ये प्रॉब्लम को कैसे निपटाते हैं। फिलहाल अगली न्यूज है हमारे पास जेएसडब्ल्यू मोटर्स को लेकर। जेएसडब्ल्यू मोटर्स, देखो जी, जिंदल ग्रुप की कंपनी है और जिंदल ग्रुप के अंदर भी सज्जाद जिंदल जो है ना, उनका नाम बड़ी विनम्रता से और रिस्पेक्टफुली तरीके से लिया जाता है, क्योंकि ये जिंदल ग्रुप के सबसे सीनियर व्यक्ति हैं और बहुत सारी कंपनियां जिनके नियंत्रण में पूरा जेएसडब्ल्यू ग्रुप यही संभालते हैं। अब जेएसडब्ल्यू मोटर्स जो है वो जून के अंदर अपनी पहली ईवी बेस्ड कार लॉन्च करने जा रही हैं। ये कार जो है प्रीमियम सेगमेंट की होगी, यानी कि आम जनता के लिए नहीं। प्रीमियम सेगमेंट मतलब 45 लाख रुपए से ऊपर की इसकी कीमत होगी, जो कि बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज वगैरह को चैलेंज करने के लिए बनाई जा रही है। फिलहाल कंपनी इसका प्रोडक्शन इंडिया के अंदर ही करने वाली है और ये कार जो है जून तक लॉन्च हो जाएगी। तो ईवी सेगमेंट के अंदर जैसे चाइना ने अपनी एक बनाई है ना, पहचान बनाई है बीवाईडी कार की वजह से, जो पूरे वर्ल्ड में या यूरोप में पूरा मार्केट कब्जा चुकी है। अब देखना यह है कि ये भी आने वाले समय में क्या करते हैं और इन्हें प्रीमियम सेगमेंट के अंदर, क्योंकि गिने चुने प्लेयर हैं, क्योंकि ज्यादातर जो भारत के प्लेयर हैं, चाहे टाटा हो गया, मारुति हो गया, ये सब जो इनिशियल मार्केट है यानी कि 20-25 लाख रुपए तक की मैक्सिमम कारें, उसको कैटर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वही हमारा मध्यम वर्ग है। प्रीमियम कैटेगरी की कारों में कंपटीशन कम है। तो देखते हैं इन्हें क्या होता है, क्या किस लेवल का कंपटीशन देखने को मिलता है। फिलहाल आप जानते हैं कि एलन मस्क को भी ज्यादा सक्सेस नहीं मिली है इंडिया के अंदर, बट चलो आगे देखते हैं। फिलहाल आज देखिएगा, एक बड़ी अजीब घटना हुई एलएनटी के शेयर में। एलएनटी के शेयर में क्या हुआ कि आज 4% तक की गिरावट हुई और इनफैक्ट ये तो 3% नीचे जाके ही बंद हुआ, 1% ही ऊपर आ पाया, वरना तो ये 4-5% तक नीचे जा चुका था। अब रीजन क्या रहा? रीजन बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। क्या कि गवर्नमेंट ऑफ कुवैत ने एक टेंडर निकाला। उस टेंडर के अंदर कहा गया जी कि हमें कंस्ट्रक्शन करवाना है कि जहां पर ऑयल फील्ड स्टोरेज किया जाएगा, फिर ऑयल सप्लाई किया जाएगा कुवैत, क्योंकि ऑयल की धरती है भाई। तो उन्होंने कहा इसके लिए एक टेंडर निकाला। टेंडर, कई इंटरनेशनल कंपनीज ने वो टेंडर फिल किया। सबसे लोएस्ट प्राइस था एलएनटी का। ठीक है जी। अब हुआ क्या, कुवैत गवर्नमेंट ने जब अपना कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखा, जब अपनी कॉस्ट देखी, तो उन्होंने कहा इतनी रेवेन्यू नहीं होगी तो फायदा कोई नहीं है। तो उन्होंने उठा के टेंडर को कैंसिल कर दिया और अनाउंस कर दिया कि टेंडर कैंसिल। मार्केट ने इस न्यूज को इतना नेगेटिव लिया कि भाई खत्म हो गया, भाई खत्म, ये तो बहुत ही नुकसान हो गया एलएनटी का। एलएनटी ने अपनी ऑर्डर बुक के अंदर इस ऑर्डर को कंसीडर किया ही नहीं था। भाई ऐसे तो कोई भी कंपनी टेंडर भरती है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। तो इसका मतलब एलएनटी ने अपनी बुक्स के अंदर इसे कंसीडर जब किया ही नहीं था, तो शेयर प्राइस नीचे आने का लॉजिक नहीं बनना चाहिए था। बट फिर भी मार्केट में पैनिक बटन दबा दिया गया और एलएनटी के शेयर को उठा के नीचे धलका दिया गया।
अब ये रिटेल इन्वेस्टर ये समझ नहीं पाते, इसलिए ध्यान रखना जब भी आप शेयर्स में डील करो ना कभी भी, तो एटलीस्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कोई शेयर आप बेच रहे हो तो क्यों बेच रहे हो, रीजन क्या, और खरीद रहे हो तो क्यों खरीद रहे हो। बिना इन बातों को जाने हुए ना खरीदना ना बेचना। तो प्रॉपर रिसर्च करना या किसी सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की एडवाइस के बेसिस पर ही करना, ऐसे तीर तुक्के में काम ना करना केवल जो मैसेज के बेसिस पे कर लेते हैं। ठीक है जी, चले। तो ये थी हमारी आज की कॉर्पोरेट न्यूज। अब मैं कवर करने जा रहा हूं आज की एक जियोपॉलिटिकल न्यूज, और आज की जियोपॉलिटिकल न्यूज है ईरान को लेकर। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं ये न्यूज बनाने के लिए आ रहा था, मैं देख रहा था कि अभी अभी यूएसए ने एक एडवाइजरी जारी की है कि ईरान से अपने नागरिकों को, यूएस के नागरिकों को, सिटीजन्स को फटाफट ईरान छोड़ने के लिए कह दिया गया है। अब अगर अमेरिका इस तरीके से कह रहा है ईरान छोड़ने के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि ईरान के ऊपर अटैक होने वाला है। ईरान के ऊपर, अभी वेनेजुएला हथियाया, अब ईरान, यस यही सत्य है। बट ईरान को हथियाना वेनेजुएला को हथियाने जैसा आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान की आर्मी 5 लाख की आर्मी है। तो वो कैसे मैनेज होगा, कैसे किस तरीके से चलेगा, बड़ा मुश्किल है कहना ही है। बट फिलहाल अमेरिका का आगे का प्लान क्या है नोबडी नोज। बट ये कर क्यों रहा है अमेरिका, क्योंकि वहां पर वो अपनी सरकार बनाना चाहता है। देखिए आप जानते हैं यूएसए एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है ना, तो ये चाहता है वहां पर भी एक डेमोक्रेटिक सरकार आ जाए जो अमेरिका की एक वेसल गवर्नमेंट हो। वेसल गवर्नमेंट का मतलब है कि छोटे छोटे डिसीजन वो लेती रहे, बट जितने इंटरनेशनल लेवल के डिसीजन होंगे, तेल किसको बेचना है, ये एनर्जी किसको बेचनी है, ये सारे अमेरिका बैठ के वहां लेगा। तो सारी गेम तेल को लेकर है, मानवता के लिए कोई नहीं लड़ रहा। ध्यान रखना, सारी गेम केवल तेल और एनर्जी के लिए इस संसार में चल रही है। पता नहीं अमेरिका इस संसार को कहां धकेलेगा, नोबडी नोस। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कॉर्पोरेट न्यूज एंड जियोपॉलिटिकल न्यूज। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको ये न्यूज और ये एनालिसिस पसंद आता है तो प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और मेंबरशिप सेक्शन, जैसे मैंने कहा कि अगर आप चैनल से प्यार करते हैं तो इस मेंबरशिप को आप ऑप्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हम मिलते हैं अगली कॉर्पोरेट न्यूज के साथ। बाय बाय।